हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने जो एक सीरीज़ चला के रखी है जिसमें हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आज उसका दूसरा पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने पुस्तक की भूमिका को देख लिया था और आज हम देखने वाले हैं विषय सूची को। तो चलिए देखते हैं। विषय सूची की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर काल विभाग दिया गया है कि जनता और साहित्य का संबंध। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल, इन कालों के नामकरण का तात्पर्य। ठीक है। ये जो पुस्तक है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो उसी का हम देख रहे हैं कि उसके काल विभाग में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जो है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने बात की कि जनता और साहित्य का संबंध। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल इन्होंने दिए हैं। इन कालों के नामकरण जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने हैं, यहाँ पे 4 काल बताए गए हैं। 4 काल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आदिकाल आता है। आदिकाल को कुल 4 प्रकरणों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। ये जो 4 प्रकरण हैं, पहला जो प्रकरण है उसमें सामान्य परिचय को रखा गया है। सामान्य परिचय में हम हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृत भाष, हिंदी के सबसे पुराने पद्य, आदिकाल की अवधि, इस काल के आरंभ की अनादृष्टिक लोक प्रवृत्ति, रासों की प्रबंध परंपरा, इस काल की साहित्यिक सामग्री, अपभ्रंश परंपरा और देसी भाषा को पढ़ने वाले हैं। प्रकरण 2 की बात करें तो प्रकरण 2 में हम अपभ्रंश काव्य को पढ़ेंगे। अपभ्रंश काव्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका इसमें देखना है कि किस किस को इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो अपभ्रंश या फिर लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल, इस काव्य भाषा के विषय, अपभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति, जैन ग्रंथकार की अपभ्रंश रचनाएं, छंद, बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, सिद्धों की भाषा, इन सिद्धों की रचना, नमूने, संध्या भाषा, वज्रयान संप्रदाय, महासुख अवस्था, गोरखनाथ के नाथ पंथ की मूल, इसकी वज्रयानियों से भिन्नता आदि। ठीक है। मुसलमान और भारतीय योगियों का संसर्ग, गोरखनाथ की हठ योग साधना। इसके अलावा नाथ संप्रदाय यानी कि प्रकरण 2 जो है आपका अपभ्रंश काव्य है, और अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत इन्होंने नाथ, सिद्ध आपके, ठीक है, और जैनों को जो है यहाँ पर रखा है। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत यानी कि इनका वज्र यानी से साम्य, नाथ पंथ की भाषा आदि जो है सारा ही हम अपभ्रंश काव्य में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रकरण 3 की बात करें प्रकरण 3 की बात करें तो प्रकरण 3 में इन्होंने देश भाषा काव्य को रखा है। देश भाषा काव्य की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने देश भाषा काव्य की प्रामाणिकता में संदेह, इन काव्यों की भाषा और छंद, राजनीतिक परिस्थिति, वीर गाथाओं का आविर्भाव और इनके रूप, ठीक है, 2 रूप बताए गए हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति, ग्रंथ परिचय और ग्रंथकार परिचय, ये सब हम प्रकरण 3 के अंतर्गत देश भाषा काव्य में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और प्रकरण 4 की बात करें तो प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं जो हैं उनको रखा है, जिसमें लोक भाषा के पद्य, खुसरो, विद्यापति को हम पढ़ेंगे। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है वीर गाथा काल। इसका जो समय रखा है संवत 1050 से 1375। ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्य काल नाम दिया है, जिसका समय संवत 1375 से 1700 माना है। जो आपका भक्ति काल है, ठीक है, भक्ति काल के कुल 6 प्रकरण इन्होंने रखे हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रकरण 1 जो है इसमें सामान्य परिचय ही आपका आएगा। इसके अंतर्गत इस काल की राजनीति, धार्मिक परिस्थिति, भक्ति का प्रवाह कैसे हुआ, सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा, हिंदू मुसलमान आपके, है ना, निर्गुण पंथ, निर्गुण और सगुण नाथ पंथ, ये सब चीज़ें जो हैं इन्होंने सामान्य परिचय में रखी हैं, है ना। उसके अलावा नामदेव इनकी हिंदी रचनाओं की विशेषता, नाथपंथी प्रभाव, है ना, ग्रंथ के मूल स्रोत आपके, और निर्गुण धारा की 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाशय शाखा और उसका प्रभाव पढ़ेंगे, प्रेम मार्गी सूफी शाखा का स्वरूप,
सूफी कहानियों का आधार, कवि ईश्वर दास की सत्यवती कथा आपकी आ गई। ठीक है, सूफियों के प्रेम संबंध की विशेषताएं पढ़ेंगे, कबीर के रहस्यवाद की सूफी रहस्यवाद से भिन्नता पढ़ेंगे, सूफी कवियों की काव्य भाषा पढ़ेंगे, सूफी रहस्यवाद में भारतीय साधनात्मक रहस्यवाद का समावेश जो है, ये सारा ही हम किस में पढ़ने वाले हैं, सामान्य परिचय में। प्रकरण 2 की बात करें, जिसको निर्गुण धारा कहा गया है। निर्गुण धारा में कवि परिचय को पढ़ेंगे, निर्गुण मार्गी संत कवियों पर समिष्ट रूप से विचार जो है यहाँ पर किया जाएगा, है ना। प्रकरण 3 की बात करें तो ये भी निर्गुण धारा है। आपको पता है कि ये जो आपकी निर्गुण धारा है, ठीक है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया था ना। अब यहाँ पे प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा जो है ना, तो इसमें कवि परिचय, सूफी कवियों की कबीर से भिन्नता पढ़ेंगे, प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति पढ़ेंगे, सूफी आख्यान काव्य का हिंदू कवि। ठीक है, फिर आता है आपका प्रकरण 4। तो प्रकरण 4 में हम सगुण धारा यानी कि राम भक्ति शाखा को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अद्वैतवाद के विभिन्न स्वरूप, वैष्णव श्री संप्रदाय, रामानंद का समय, ठीक है, और इनकी गुरु परंपरा, उपासना, उदारता, है ना, और हनुमान जी की उपासना के ग्रंथ। इसके अलावा राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता भक्ति के पूर्ण स्वरूप का, राम की श्रृंगारिक भावना आदि जो है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रकरण 5 की बात करें तो इसमें आप सगुण धारा को पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा ये प्रकरण 5 में सगुण धारा, जिसमें आप वैष्णव धर्म के आंदोलन, श्री बल्लवाचार्य, दार्शनिक सिद्धांत, इनकी प्रेम साधना, इनके अनुसार जीव के 3 भेद कौन कौन से बताए गए हैं, ये सारा ही आपका ना बेस है, बेस फाउंडेशन, नींव है ये। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई घर बनाना है ना, तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हो, बेस बनाते हो ना। ठीक है, तो उसी तरह से है ये भी आपका, कि आपको अगर ये पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, जानना है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा प्रकरण 5 जो है कि किस किस प्रकरण में क्या क्या रखा गया है ना। तो हमने बोला कि इनके अनुसार जीव के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। इनके समय की राजनीति और धार्मिक परिस्थिति, इनके ग्रंथ, वल्लभ संप्रदाय की उपासना, कृष्ण भक्ति काव्य का स्वरूप, वैष्णव धर्म का सांप्रदायिक स्वरूप, कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण चरित्र कविता का रूप आदि जो है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर प्रकरण 6 सगुण धारा ही है आपकी, जिसमें भक्ति काल की फुटकल रचनाएं जो हैं वो शुक्ल ने रखी हैं, जिसमें भक्ति काव्य प्रवाह उमड़ने का मूल कारण क्या था, पठान शासकों का भारतीय साहित्य और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा था, कवि परिचय, सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य जो हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आता है आपका रीतिकाल। तो रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल नाम दिया है, जिसका समय 1700 से 1900 ईस्वी माना है। इसके 2 प्रकरण हैं आपके, सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय में हम रीति काल के पूर्ववर्ती लक्षण, रीति परंपरा का आरंभ, रीति ग्रंथों के आधार, इनकी अखंड परंपरा का आरंभ, संस्कृत रीति ग्रंथों से इनकी भिन्नता, इस भिन्नता का परिणाम, लक्षण ग्रंथकारों के आचार्यत्व पर विचार, इन ग्रंथों के आधार, ठीक है, शास्त्रीय दृष्टि से इनकी विवेचना, रीति ग्रंथकार कवि और उनका उद्देश्य, उनकी कृतियों की विशेषताएं, साहित्य विकास पर रीति परंपरा का प्रभाव, रीति ग्रंथों की भाषा, रीति कवियों के छंद और रस जो हैं वो हम सामान्य परिचय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका रीतिकाल। ठीक है, जिसमें रीतिकाल में हम इनको पढ़ेंगे प्रकरण 1 में। प्रकरण 2 में हम जो है वो रीति ग्रंथकार कवि परिचय को पढ़ेंगे, और प्रकरण 3 में जो है वो हम रीति काल के अन्य कवि पढ़ेंगे। इसमें रीति काल के जो अन्य कवि आते हैं, इनके काव्य स्वरूप और विषय, रीति ग्रंथकारों से इनकी भिन्नता, इनकी विशेषताएं, 6 प्रधान वर्ग कौन से आते हैं रीति काल के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि इनके 6 प्रधान वर्ग बनाए गए हैं। श्रृंगारी कवि हैं, कथा प्रबंधकार, वर्णात्मक प्रबंधकार हैं, सुक्तिकार कवि हैं, ज्ञानोपदेशक पद्यकार और भक्त कवि, वीर रस की फुटकल कविताएं इस काल का गद्य साहित्य
कवि परिचय जो है वो हम सारा ही प्रकरण 3 यानी कि रीतिकाल के अन्य कवि यानी कि प्रकरण 3 में पढ़ने वाले हैं। फिर चलते हैं, आपका आधुनिक काल आता है। हमने बोला हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में बांटा था, 4 कालों में बांटा था। तो आधुनिक काल की बात करें, संवत 1900 से 1925 इसका समय है। पहले आपको पता है कि गद्य खंड और इसमें आता है एक आपका पद्य खंड। ठीक है, गद्य और पद्य खंड। पद्य खंड को आप काव्य खंड भी बोल सकते हो या बोलते भी हो, है ना। तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय वही चीजें हैं आपकी, है ना। जो आपका प्रकरण 1 है ना, याद रखना है कि गद्य का विकास आधुनिक काल से पूर्व गद्य की अवस्था कैसी थी, ब्रज भाषा जो थी, तो गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा का स्वरूप कैसा था, कृष्ण भक्ति शाखा के ग्रंथकारों की भाषा का स्वरूप, नाभादास के गद्य का नमूना 19वीं शताब्दी में और उससे पूर्व लिखे गए अन्य गद्य के ग्रंथ, इन ग्रंथों की भाषा पर विचार करेंगे। काव्यों की टीकाओं का स्वरूप कैसा था वो भी देखेंगे। फिर खड़ी बोली गद्य आएगा, जिसमें शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली के व्यवहार का आरंभ पढ़ेंगे। फारसी मिश्रित खड़ी बोली या फिर रेखता में शायरी, आपकी उर्दू साहित्य का आरंभ, खड़ी बोली के स्वाभाविक देसी रूप का प्रसार करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम जो है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, है ना। उसके अलावा जो आपका यहाँ से आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, मैंने ये सारा रखा है आपके लिए यहाँ पर, है ना, तो देख लीजिएगा आप इसको। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि उर्दू से भिन्नता गद्य साहित्य में इसके प्रादुर्भाव और व्यापकता का कारण जॉन गिल क्राइस्ट द्वारा इसके स्वतंत्र अस्तित्व की स्वीकृति, गद्य की एक परंपरा चलाने वाले 4 प्रमुख लेखक मुंशी सदा सुखलाल आ गए आपके। ठीक है, और उनकी भाषा को देखेंगे, इंशाल्लाह खां और उनकी भाषा को, लल्लू लाल और उनकी भाषा, सदा सुखलाल और उनकी भाषा, सदल मिश्र और उनकी भाषा को जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो चारों लेखक आते हैं, ये चारों कवि जो आते हैं, भाषा का सापेक्षिक महत्व हिंदी में गद्य साहित्य परंपरा का प्रारंभ जो है वो यहाँ से हुआ है। उदंत मार्तंड के बारे में पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय ने के वेदांत भाष्य के अनुवाद उसको देखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार संवत 1860 से पूर्व अदालती भाषा, अदालतों में हिंदी प्रवेश और उसका निष्कासन आदि जो है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका गद्य साहित्य का आविर्भाव। ये सब चीज़ें, ये क्या है, ये विषय सूची है, विषय दिए गए हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो थोड़ा सा देखो, पढ़ने से पहले इससे इंट्रोड्यूस होना तो आपको पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है, एक्चुअल में दिया क्या क्या है यहाँ पर। तो हिंदी साहित्य का आविर्भाव की बात करें, हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के भाव, शिक्षा उपयोगी हिंदी पुस्तकें, राजा शिव प्रसाद की भाषा, लक्ष्मण के अनुवादों की भाषा, फ्रेडरिक पिकॉट का हिंदी प्रेम पढ़ेंगे, राजा शिव प्रसाद का गुटका हिंदी, लोकमित्र और अवध अखबार, है ना, की भाषा, बाबू नवीन चंद्र राय को हिंदी सेवा, गारसा दत्तासी का उर्दू पक्षपात आदि सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, गद्य का प्रवर्तन, फिर सामान्य परिचय, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसमें आप जो है वो भारतेंदु का प्रभाव, उनके पूर्ववर्ती और समकालीन लेखकों से उनकी शैली की भिन्नता, खड़ी बोली आदि को पढ़ने वाले हैं। फिर गद्य प्रकरण 2 में गद्य का प्रवर्तन है, जिसका प्रथम उत्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनकी जगन्नाथ यात्रा, उनका पहला अनुदित नाटक, उनकी पत्र पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र चंद्रिका की भाषा, चंद्रिका के सहयोगी, इसके मनोरंजक लेख, भारतेंदु के नाटक, विशेषताएं, हिंदी प्रदीप, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु से उनकी शैली, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप जो है वो पढ़ने वाले हैं, है ना। फिर गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान, समय उसका 1950 से 75 है, इसमें आप देख लीजिएगा, है ना। नाटक बंग भाषा से अनुदित, अंग्रेजी और संस्कृत से अनुदित, मौलिक उपन्यास है, अनुदित मौलिक, छोटी कहानियाँ, आधुनिक कहानियाँ, ठीक है, नाटक, निबंध, ये निबंध, है ना, ये सब यहीं पढ़ेंगे। प्रकरण 5 में गद्य साहित्य के वर्तमान गति, तृतीय उत्थान, जिसको कहा गया है संवत 1975 से, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, सामान्य परिचय में यहाँ पे आप उपन्यास, कहानियाँ, छोटी कहानियाँ, नाटक, निबंध, समालोचना, है ना, और काव्य मीमांसा आदि को पढ़ने वाले हैं। फिर आता है हमारा आधुनिक काल का काव्य खंड,
संवत 1900 से 1925। प्रकरण 1 में काव्य खंड पुरानी धारा। प्राचीन काव्य परंपरा, ब्रजभाषा काव्य परंपरा के कवियों का परिचय, पुरानी परिपाटी से संबंध रखने के साथ साथ है ना, साहित्य की नवीन गति परिवर्तन में योग देने वाले कवि, भारतेंदु द्वारा भाषा, ये सब पढ़ने वाले हैं। फिर प्रकरण 2 में काव्य खंड नई धारा, जिसमें आप देख लीजिएगा यहाँ पे इसका जो समय है प्रथम उत्थान का 1925 से 1950, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ मैंने रखी हैं सब चीज़ें आपके लिए। आपका द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975, जिसमें श्रीधर पाठक की कथा, सार्वभौम मार्मिकता, ग्राम गीतों की मार्मिकता, प्राकृत स्वच्छंदवाद का स्वरूप, हिंदी काव्य में स्वच्छंदवाद की प्रवृत्ति का आभास, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी मंडल के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि की काव्य अनुभूति वगैरह सब पढ़ेंगे। प्रकरण 4 में काव्य खंड नई धारा है, जिसको तृतीय उत्थान कहा गया है, संवत 1975 से उसका समय है। वर्तमान काव्य धाराएं, इसमें सामान्य परिचय में खड़ी बोली के पद्य के 3 रूप आप पढ़ोगे, है ना, सापेक्ष महत्व हिंदी का, नए छंद पढ़ेंगे, अभिव्यंजना में प्रकट हानि प्रवृत्तियाँ, वर्तमान काव्य, है ना, विशेषताएं, छायावाद और छायावाद शब्द का अनेकार्थिक प्रयोग पढ़ोगे। छायावाद के साथ ही यूरोप के अन्य वादों के प्रवर्तन और अनिष्टाचार श्रेष्ठता, छायावाद की कविता का प्रभाव, आधुनिक कविता की अन्य धाराएं, स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर प्रवृत्ति, ठीक है, कवि, खड़ी बोली पद्य की 3 धाराएं, ब्रजभाषा काव्य परंपरा, द्विवेदी काल में परिवर्तित हुई खड़ी बोली काव्य धारा, इस धारा के प्रमुख कवि, छायावाद का प्रारंभ, ठीक है, छायावादी कवियों का वर्गीकरण आदि सब चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये थी आपकी विषय सूची, जिसको हम जो है वो कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे से, ठीक है। तो आज कल हमने भूमिका को कर लिया था, आज हमने विषय सूची को कर लिया है, और अगली वीडियो में जो है वो हम करेंगे प्रकरण से शुरुआत, प्रकरण 1, प्रकरण 2, ऐसे करके पूरी शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको जो है वो एक सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।